हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएनसी फिजिक्स। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग के ऊपर न्यूमेरिकल, और उसके बाद में जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा इलेक्ट्रोस्कोप। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग के ऊपर हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में पढ़ी थी उनके ऊपर न्यूमेरिकल आज देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है, अ सोप बबल इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, इट्स रेडियस विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनचेंज, फ्लक्चुएट। चार ऑप्शन आपके पास में दे रखे हैं। तो अगर हम लोग एक सोप बबल बनाए, जैसे कि ये मान लीजिए आपके पास में एक सोप बबल है। अब इस बबल में इन्होंने क्या बोला है कि अगर हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस दें या फिर इसको हम लोग क्या करें, पॉजिटिव चार्जेस दें, तो इसकी जो रेडियस होगी उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये सेंटर से है, ये इसकी रेडियस है। अब अगर मान लो आप इसको पॉजिटिव चार्ज दोगे, यानी कि इसके सरफेस पे हम लोग इस तरीके से क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस इसको देना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे आप इसको पॉजिटिव चार्जेस दोगे वैसे वैसे क्या होंगे, सारे के सारे चार्जेस जो होंगे इसके सरफेस के ऊपर फैलते जाएंगे, राइट, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का। अब जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस का होगा तो ये सारे चार्जेस क्या करेंगे, आपस में रिपल करना स्टार्ट करेंगे। तो रिपल्शन की वजह से जो इसका ये वाला जो सरफेस होगा ये क्या होगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। तो उसके बढ़ने से जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप यहां पे चाहे पॉजिटिव चार्जेस दो या फिर इस बबल को आप नेगेटिव चार्जेस दो, दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, रिपल्शन की वजह से जो सरफेस है वो दूर जाने की कोशिश करेगा और उसकी वजह से जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, सोप बबल की बढ़ जाएगी। तो उसका आंसर क्या होगा, जो रेडियस होगी वो इंक्रीज होगी। अब उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ अ सॉलिड एंड होलो कॉपर स्फेयर आर सेम, विच वन कैन होल्ड ग्रेटर चार्ज। ऑप्शन जो है हमारे पास में वो है सॉलिड स्फेयर, होलो स्फेयर, बोथ विल होल्ड इक्वल चार्ज और नन ऑफ दिस। यहां पे आपको क्या बोला है कि कॉपर है, कॉपर के आपके पास में दो स्फेयर है। पहला जो है आपके पास में वो है होलो स्फेयर, और जो दूसरा स्फेयर है वो आपके पास में क्या है, सॉलिड स्फेयर। अब यहां पर इन दोनों स्फेयर को अगर आप सेम अमाउंट में चार्ज दे रहे हो, यानी कि जैसे ये हम लोगों ने बनाया है एक होलो और ये हम लोगों ने बनाया है एक सॉलिड, तो यहां पर इन्होंने बोला है कि जो साइज है वो सेम है। अब यहां पे होगा क्या, देखिए दोनों है मेटल के, क्योंकि कॉपर जो है हमारे पास में मेटल है। अब दोनों जो स्फेयर है वो मेटल के, मेटल स्फेयर की हमें अगर हम लोग प्रॉपर्टी देखें कि भाई मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो अगर आपने इसके ऊपर क्यू चार्ज दिया तो वो क्यू चार्ज क्या होगा, इसके पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहां पर भी अगर आप सेम अमाउंट में चार्ज दे रहे हो क्यू चार्ज, तो वो भी क्या होगा, पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप इसमें यह सोचो कि ये सॉलिड है, यानी कि अंदर से अंदर इसके अंदर मटेरियल है, मेटल है, तो वो क्यू चार्ज इसके मेटल के ऊपर भी रह जाएगा, तो ये गलत है। क्योंकि जो चार्जेस होते हैं हमारे पास में वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रिसाइड करते हैं। कभी भी जो सॉलिड कंडक्टिंग हमारे पास में स्फेयर होता है उसके अंदर चार्ज नहीं होता। अंदर चार्ज हमेशा कितना होता है, जीरो। तो इसके अंदर यहां पर चार्जेस नहीं हो सकते। होलो है तो ऑब्वियस सी बात है, तो खाली है तो अंदर तो चार्ज होगा नहीं, लेकिन जो भी चार्ज होगा इसके सरफेस पे होगा। सिमिलरली ये जो सॉलिड है यहां पर भी अंदर कहीं पर भी चार्ज नहीं हो सकता। जितना भी आप चार्ज दोगे वो चार्ज कहां होगा, सिर्फ और सिर्फ यहां पे इसके सरफेस के ऊपर हो सकता है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो दोनों का जो साइज है, यानी कि आर हम लोग जो बोल सकते हैं वो सेम बोल सकते हैं कि दोनों का रेडियस सेम होगा हमारे पास, यानी कि साइज सेम है। जब साइज आपके पास में सेम है तो जितना चार्ज इसके सरफेस पे रिसाइड करेगा या कर सकता है, उतना का उतना चार्ज इसके सरफेस पे भी रिसाइड करेगा। यानी कि ना तो किसी में कम होगा अमाउंट चार्ज का और ना किसी में ज्यादा होगा। यानी कि दोनों चार्जेस जो दोनों स्फेयर्स हमारे पास में वो क्या करेंगे, सेम अमाउंट में चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी रखेंगे। ऑलराइट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ऑब्जेक्ट्स ए, बी एंड सी आर थ्री आइडेंटिकल इंसुलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर्स। तो हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसको कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास बी और तीसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास में है सी। अब ये क्या है, आइडेंटिकल है, इंसुलेटेड कंडक्टर्स है। आइडेंटिकल मतलब तीनों का जो साइज है वो सेम है, और इन तीनों के ऊपर हमको बोला है कि ए के ऊपर और बी के ऊपर जो चार्ज है वो है +3 मिलीकूलम। ए पर और बी पर दोनों पर कितना सेम है चार्ज, और सी पर जो चार्ज बोला हमको वो दे रखा है -6 मिलीकूलम। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इनके आगे इसने बोला है कि ऑब्जेक्ट बी एंड सी आर टच्ड बिफोर दे आर मूव्ड अपार्ट। ऑब्जेक्ट आपके पास बी और सी जो है उनको दूर करने से पहले इन दोनों को क्या करा, टच करा। तो देखो, जब भी हम लोग दो बॉडीज जो कि चार्ज होती है उनको हम लोग टच करके अगर सेपरेट करते हैं तो यहां पे हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो करते हैं कंडक्शन की, राइट।
तो यहां पे क्या होगा कि इसके ऊपर जो चार्ज है वो 3 मिलीकूलम है और उसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना -6 मिलीकूलम है। अब दोनों बॉडीज आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल होने की वजह से क्या होगा कि अगर इन दोनों बॉडीज को आप टच करते हो तो टच करने के बाद में इन दोनों के ऊपर जितना भी टोटल चार्ज होगा, टोटल मतलब इसका और इसका दोनों का मिला के जो नेट चार्ज होगा, उस नेट चार्ज का हाफ इस पे और इस पे आ जाएगा। जैसे कि इसके ऊपर कितना है 3 मिलीकूलम और इसके ऊपर कितना -6 मिलीकूलम, तो दोनों पर मिला के नेट चार्ज कितना होगा, तो हम लोग यहां पे पहले लिख देते हैं नेट चार्ज ऑन बी एंड सी। ये दोनों में मिलाकर बात कर रहा हूं मैं कि बी और सी पर दोनों में मिला के नेट चार्ज कितना होगा हमारे पास में +3 मिलीकूलम एंड -6 मिलीकूलम। तो देखिए +3 और -6 मिला के कितना हो जाएगा, -3 मिलीकूलम हो जाएगा। ये टोटल चार्ज है दोनों पर मिलाकर। अब -3 का हाफ इसके ऊपर हो जाएगा और -3 का हाफ इसके ऊपर चला जाएगा, या ये कह लो कि इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे वो भी इक्वल, आधा इसके ऊपर आधा इसके ऊपर। तो अब जब इन दोनों को टच करके आपने दूर कर दिया तब बी पर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास में -3/2 और सी पर भी कितना हो जाएगा -3/2। ये दोनों आ जाएंगे मिलीकूलम में, करेक्ट। ये कब, जब इन दोनों को टच करके आपने दूर कर दिया तब। अब इसके बाद में हमारे पास में दो ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं कि पहला फर्स्ट ऑप्शन है इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर नाउ हेल्ड नियर ईच अदर दे विल अट्रैक्ट रिपल हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर। अब देखिए ए जो था, ए के साथ में हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो ए पर जितना भी चार्ज था वो एज इट इज यहां पे रह जाएगा, तो हम लोग ए को एज इट इज लिख देंगे कितना +3 मिलीकूलम। ये तीनों कब की बात है, आफ्टर टचिंग, जो क्वेश्चन में दे रखा है दोनों को टच करने के बाद का ये सिनेरियो है, क्लियर है। अब यहां पे हमारे पास में इन्होंने क्या बोला कि ए और बी को अगर आप पास में लेके आते हो तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे या फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखिए ए पर जो चार्ज है वो प्लस का है, बी पर जो चार्ज है वो माइनस का है। अब हमें ये पता है कि जब इन दोनों को पास में लाओगे तो प्लस और माइनस दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्लियर। फर्स्ट वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट। फिर दूसरा दे रखा है कि इफ ऑब्जेक्ट ए एंड सी आर हेल्ड नियर ईच अदर दे विल। तो यहां पे देखो ए है और ये सी है, ए पॉजिटिव है और सी क्या है, नेगेटिव। अब इन दोनों को अगर आप पास लाओगे तो क्या होगा, देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहां पे फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव वाला केस है, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब जो दूसरे का ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट वाला हो जाएगा, क्लियर है। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे अपने पास में दोनों क्वेश्चन के, राइट। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि ये हमें डायग्राम दे रखा है, इन दोनों डायग्राम में इन लोगों ने क्या करा है कि एक वायर इस तरीके से कंडक्टिंग वायर बता रखा है। अब इन्होंने बोला है कि अगर आप इसको टच कर देते हो तो ए बॉडी पर और बी बॉडी पर चार्ज कितना हो जाएगा। तो इन्होंने इनिशियली हम लोग को दे रखा है कि इसके ऊपर 25 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर 15 कूलम चार्ज है। अब इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर है। यहां पे इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास में दो तरीके हैं, हम दोनों तरीके से देखते हैं। एक तो मैंने आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था, जब आप लास्ट लेक्चर में आपको मैंने जब कंडक्शन पढ़ाया था तब उस फॉर्मूले से भी हम लोग उसको सीधा कर सकते हैं। उसके अलावा एक नॉर्मल हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, उसको भी हम लोग यूज करके इसके ऊपर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए आपको क्या करना है कि ये जो चार्ज है और ये जो चार्ज है, इन दोनों बॉडीज का जो नेट चार्ज है सबसे पहले तो वो निकालना है। नेट मतलब यहां पे जो टोटल चार्ज है वो दोनों पर मिला के कितना है, टोटल चार्ज ऑन ए एंड बी। देखिए इसके ऊपर 25 कूलम है और इसके ऊपर 15 कूलम है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, +25 + 15 कूलम, तो दोनों मिला के आपके पास में हो जाएगा 40 कूलम, क्लियर है। ए और बी दोनों पर मिलाकर चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो गया हमारे पास में, 40 कूलम हो गया। इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्यू सिस्टम। क्यू सिस्टम मतलब यहां पे क्या होगा कि इन दोनों बॉडीज को मिलाकर जो पूरा सिस्टम बना उस सिस्टम पर कितना चार्ज है। तो देखिए इसके ऊपर 25 और 15 होने की वजह से टोटल हम लोगों ने क्या बोल दिया कि क्यू सिस्टम पर जो चार्ज है वो कितना है, 40 कूलम हमारे पास में है, क्लियर। अब हमें ये पता है कि 40 इन दोनों पर मिलाकर है। अब हमको सपोज करेंगे, हम लोग को अभी फिलहाल तो नहीं पता है कि ए पर और बी पर कितना होगा, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ए पर हमारे पास में है x। कब, जब इन दोनों को आपने इस तरीके से टच करवा दिया, टच करवाने के बाद में ए पर जो चार्ज है वो हम लोग मान लेते हैं कि x है, और बी पर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए टोटल है 40, तो बी पर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 40 - x, क्योंकि टोटल जब 40 है तो x अगर हम लोगों ने इसके ऊपर सपोज कर दिया तो उसके ऊपर कितना बचेगा, 40 - x बचेगा। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है कि जब कंडक्शन आप लोग यूज करते हो तो होता क्या है कि कौन सी बॉडी में चार्जेस कम जाएंगे, कौन सी बॉडी में ज्यादा जाएंगे, वो डिपेंड करता है उसकी रेडियस के ऊपर। यहां पे अगर दोनों स्फेयर्स आइडेंटिकल होते तब तो क्या होता, दोनों में सेम अमाउंट में चार्ज चले जाते, बट यहां पर देखिए इसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है।
यानी कि एक स्फीयर बड़ा है, एक स्फीयर छोटा है, तो उसकी वजह से किसी एक स्फीयर में जो बड़ा वाला स्फीयर होगा उसके अंदर चार्जेस ज्यादा जाएंगे और जो छोटा वाला स्फीयर होगा उसके अंदर चार्जेस कम जाएंगे। ये हम लोग कैसे बोलते हैं कि कंडक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि आफ्टर टचिंग जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ द स्फीयर के। यानी कि आप अगर पहले वाले के लिए बात करोगे तो क्यू ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर ए के, और दूसरे वाले के लिए बात करोगे तो क्यू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर बी के, यानी कि रेडियस ऑफ द सेकेंड कंडक्टर। अब ये हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो वो तो हालांकि कोई मेजर टास्क नहीं है। अब अगर यहां पे आप इस दोनों का रेशियो लिख देते हो, यानी कि आप अगर इसको ऐसा करते हो क्यू ए बाई क्यू बी इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाय आर बी। यहां पे देखिए क्यू ए और क्यू बी दोनों का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, आर ए और आर बी के इक्वल होगा। क्यू ए हमें पता नहीं है लेकिन हम लोगों ने माना है कि एक्स है, ये हम लोगों ने सपोज किया है कि आफ्टर टचिंग जो चार्ज होगा ए वाली बॉडी पर वो एक्स हो जाएगा, अपॉन में क्यू बी यानी कि सेकंड वाले पे जो होगा वो कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो गया 40 माइनस एक्स इक्वल टू आर ए यानी कि पहले वाले स्फीयर का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। यहां पे आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों के रेशियो है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप कन्वर्ट ना करें तो भी चल जाएगा। आर बी आपके पास में कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो ये 30 सेंटीमीटर हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब यहां पे क्या बचा x अपॉन 40 माइनस एक्स और उधर बचा 1/3, तो 1/3 और x बाय 40 माइनस एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें पूरे में, तो 3 का x में करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 3x इक्वल टू 40 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा 40 माइनस एक्स मिलेगा। अब इस x को हम लोग इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा 3x प्लस x इक्वल टू 40, 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू 40, तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं x इक्वल टू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको कट करेंगे तो आएगा 10, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास में 10। अब x हम लोगों ने क्या माना था कि a वाला जो स्फीयर है उस पर चार्ज हमारे पास में x माना हम लोगों ने, तो x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 10, क्लियर। तो इसके ऊपर कितना बचेगा 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स की वैल्यू अगर आप यहां पे पुट करते हो तो 40 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 30, तो यहां पे बचेगा आपके पास में कितना 40 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 30, तो 10 कूलम इसके ऊपर बचेगा और 30 कूलम जो आएगा इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। ये कब, जब आप इन दोनों को किसी इस वायर से टच करने के बाद देखोगे तो, क्लियर है। तो ये इन दोनों के ऊपर क्या हो जाएंगे चार्जेस हो जाएंगे। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गया कन्वेंशनल तरीका हो गया। इसके अलावा अगर आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी करते हो तो भी कर सकते हो। वो क्या था आपके पास में, देखिए लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि क्यू ए यानी कि पहले वाले स्फीयर पे हमारे पास में जो चार्ज निकालेंगे वो निकालेंगे हम लोग क्यू सिस्टम इन ब्रैकेट आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी से, यानी कि पहले वाले स्फीयर पे टच करने के बाद में जो टोटल चार्ज निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा पहले वाले स्फीयर पे। तो क्यू ए हमारे पास में क्या है निकालना है। क्यू सिस्टम हम लोगों ने अभी कितना देखा था, अभी मैंने आपको यहां पे लिख के बताया था, दोनों में मिला के कितना था 40, तो वो डेटा तो हम लोग यहां पे यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 40 इंटू आर ए पहले वाले स्फीयर का रेडियस है जो कि क्वेश्चन में कितना 10 गिवन है, तो 10 अपॉन आर ए कितना है वापस 10 प्लस दूसरा आर बी कितना है 30, तो हो जाएगा 10 प्लस 30। अब यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो नीचे हो जाएगा 40, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 40 इंटू 10 बाय 40, यहां पे 40 से 40 कैंसिल आउट, कितना बचेगा 10, तो मतलब क्यू ए की जो वैल्यू आएगी हमारे पास में कितनी आएगी 10 कूलम। इसी तरीके से अगर हम लोग बी वाले पे निकालेंगे तो बी वाले के लिए हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए क्यू बी जो आ जाएगा, क्यू सिस्टम कितना है हमारे पास में वो का वही है 40 इंटू यहां पे रेडियस जो लिखते हैं हम लोग किसके लिखते हैं बी वाले की लिखेंगे, मतलब बी वाले के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा आर बी अपॉन आर ए प्लस आर बी हो जाएगा। तो आर बी यानी दूसरे वाले की रेडियस कितनी है 30 अपॉन, दोनों को ऐड करोगे तो अपॉन में तो सेम रहेगा 40, तो 40 से 40 कैंसिल आउट, कितना बचेगा 30, तो 30 कूलम आ जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से चाहे तो भी कर सकते हैं और जो कन्वेंशनल हमारे पास में मेथड है उससे भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑलराइट। अब इसके बाद में हमारे पास में जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्कोप। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये कैसे काम करता है, और थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे इसका वीडियो, यानी कि इसका जो एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन होता है वो किस तरीके से होता है कि एक्चुअल में काम कैसे करता है, तो उसका वीडियो भी आज हम लोग देखने वाले हैं।
सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें तो एन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ साइंटिफिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। करेक्ट, मतलब कि एक साइंटिफिक डिवाइस है पहली चीज, और साइंटिफिक डिवाइस होने के साथ साथ ये काम क्या करता है, ये प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक चार्जेस की। मतलब कि अगर कोई भी बॉडी है, किसी भी बॉडी पर पर्टिकुलर कितने चार्जेस हैं, उन चार्जेस की पोलैरिटी क्या है, वो चीज जानने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं, राइट। इन द ईयर 1600 ब्रिटिश फिजिशियन विलियम गिलबर्ट इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रोस्कोप विद द पिवोटेड निडल कॉल्ड वर्सोरियम। जो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था वो किसने किया था, ब्रिटिश फिजिशियन था हमारे पास में जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। और ये कब हुआ था, 1600 में। हालांकि ये अपने काम का नहीं है कि कब हुआ कब नहीं हुआ, बट फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो ये तो अपने को समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। इलेक्ट्रोस्कोप जनरली क्या होता है कि अगर कोई भी अपने पास में एक चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी पर चार्ज कितना है, इस चीज को जानने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रोस्कोप। अब अगर हम लोग बात करें गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, तो देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल कंडक्टिंग रॉड। आप जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देखोगे ना, तो ये वाली अपने पास में वर्टिकल कंडक्टिंग रॉड है, ये जो आपको दिख रही है ब्लैक वाली, ये है वर्टिकल। वर्टिकल तो अपने को समझ में आता है कि सीधी है। अब कंडक्टिंग का मतलब होता है जिसके अंदर से क्या होता है, चार्जेस ट्रांसफर हो सकते हैं, राइट। पासिंग थ्रू अ रबर स्टॉप्ड फिटेड इन द माउथ ऑफ अ ग्लास वेसल। जैसे यहाँ पे ये जो ग्लास वेसल आपको दिख रहा है, इस ग्लास वेसल का ये ब्लैक वाला माउथ है यहाँ पे इस जगह पे। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रबर का एक टुकड़ा लगा हुआ है। इस रबर के टुकड़े से जाती हुई ये अपने पास में रॉड है। ये जो अपने पास में रॉड आ रही है ना, ये वाली वर्टिकल जो कंडक्टिंग रॉड है, ये इस पर्टिकुलर मुंह से निकल रही है, ठीक है। जो यहाँ पे ये जो मुंह है ये रबर का लगा हुआ है। टू थिन गोल्ड लीव्स आर अटैच्ड टू लोअर एंड ऑफ द रोड। मतलब ये जो हमारे पास में रोड है, इस रोड का लोअर एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इस जगह पे जो ये आपको एक ये वाली और दूसरी ये वाली, ये जो दिख रही है, ये थिन लीव्स है। ये काय की होती है, गोल्ड की होती है, राइट। क्योंकि इसका नाम ही अपने पास में क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये जो दोनों अपने पास में लीव्स है, ये बहुत पतली होती है और गोल्ड की होती है। जैसे अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से काम करती है। तो एक तो ये हो गई हमारे पास में, एक ये हो गई, राइट। तो इतना तो अपने को कंस्ट्रक्शन समझ में आया। अब क्या होता है, व्हेन अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टचेस द मेटल नोब एट द आउटर एंड ऑफ द रोड। मतलब देखिए ये हमारे पास में मेटल नोब है, ये वाला, करेक्ट। अब इस मेटल नोब से अगर आप एक चार्ज रोड को, जैसे ये हमारे पास में एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, जब इस पॉजिटिवली चार्ज रोड को आप मेटल नोब के पास में लेके आओगे, जस्ट पास में, अभी हम लोग टच नहीं करेंगे, जस्ट पास में लेके आओगे, तो देखो इंडक्शन के कारण क्या होगा कि अगर ये हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये जो मेटल नोब है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा इंडक्शन के कारण, राइट। जब ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो वापस से इंडक्शन के कारण ये जो पोर्शन है दूसरा वाला, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, करेक्ट। ये तो हो गया इंडक्शन का। लेकिन अगर मान लो आपने ये जो चार्ज रॉड है इसको इस नोब से टच कर दिया, तब क्या होगा, देखो जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम लोग इस मेटल नोब से टच कर देंगे, तब क्या होगा, कंडक्शन के कारण इस ग्लास के जो चार्जेस हैं, आई मीन इस चार्ज रोड के जो हमारे पास में चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, ये हमारे पास में चार्ज है। तो ये चार्जेस क्या होंगे, इस मेटल नोब में ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये मेटल नोब के जो चार्जेस है कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, इस लोअर एंड में, इन दोनों पतली लीव्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। दैट मींस कंडक्शन होगा जब ये इसको टच कर लेगा तब, और इंडक्शन होगा जब इसको हम इससे दूर रखेंगे तब, राइट। तो यहां पे हमने जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है कि जैसे इस मेटल नोब से आप ग्लास रोड को टच करोगे, तो टच करने पर क्या होगा, द चार्ज फ्लोज डाउन टू द लीव्स। मतलब जो चार्जेस हैं, जो भी चार्जेस इस बॉडी के पास में, चार्ज रोड के पास में जो भी चार्जेस हैं, वो चार्जेस क्या हो जाएंगे, नीचे की तरफ फ्लो हो जाएंगे, करेक्ट। अब उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, द लीव्स डाइवर्ज ड्यू टू रिपल्शन ऑफ द लाइट चार्जेस। अब देखो अगर इस बॉडी के पास में हमारे पास में पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे इस नोब से टच करोगे, इस नोब से ट्रांसफर होते हुए इन लीव्स के अंदर आ जाएंगे। मतलब पहली वाली जो लीव है इसके अंदर भी जो पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे, जो दूसरी वाली लीव है इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब अपने को पता है कि जब पॉजिटिव चार्जेस पास में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। तो ये दोनों लीव्स एक दूसरे को रिपल करके क्या हो जाएगी, इतनी चौड़ी हो जाएगी। एक्चुअल में इतनी चौड़ी नहीं होती है, बिल्कुल एकदम
सीधी रहती है, दोनों लीव्स एक साथ होती है, मैं भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, दोनों साथ में होती है। जैसे ही आप इस चार्ज बॉडी को इससे टच करोगे तो रिपल्शन के कारण क्या होगा, ये दोनों जो लीव्स हैं ये दोनों अलग अलग हो जाएगी, मतलब दूर हो जाएगी, राइट। अब उसके बाद में क्या होगा, द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स गिव्स द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द चार्ज। मतलब कि आप अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे अपने पास में दोनों में के बीच में एक एंगल बन रहा है, यानी कि अगर आप इस एंगल को मेजर कर लो कि कितना है 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री वॉट एवर द एंगल इज, आप इस डाइवर्जेंस एंगल से पता लगा सकते हो कि कितने अमाउंट में चार्जेस गए हुए हैं, राइट। तो ये तो हो गया इसका एक जनरल कंस्ट्रक्शन हो रही है, डायग्राम में किस तरीके से काम करता है। अब हम लोग इसका देखते हैं वीडियो कि एक्चुअल में कैसे काम करता है, राइट। देखिए जैसे हमारे पास में डायग्राम में ये एक इलेक्ट्रोस्कोप दिया हुआ है, जो सबसे टॉप पर है आपको दिख रहा है स्टील का ये मेटल नॉब है, जो नीचे लोअर एंड है वहां पे आपको दो पतली सी झिल्लियां दिख रही होंगी। अब देखो जब इसको इसी तरीके से रखा हुआ है तब तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है। अब ये हमारे पास में ग्लास रॉड है, मतलब एक हमारे पास में रॉड है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कपड़े से रब करेंगे। तो जैसे ही हम इससे अगर कपड़े से रब करते हैं, वो भी रैपिडली अगर रब करते हैं, तो हमारे पास में ये जो रॉड है ये क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी, करेक्ट। अब अगर इस चार्ज रॉड को हम इस मेटल की नोक के पास में लेके जाते हैं तो देखो धीरे धीरे उस नीचे वाली लीव के अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है, राइट। मतलब कि वो लीव जो है दूर जा रहा है, जैसे जैसे पास में लेके जा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसका जो एंगल है वो चेंज हो रहा है। अब अगर वापस हम उसको दूर करेंगे तो वापस से पास आ गई वो झिल्ली हमारे पास में, यानी कि जो लीव है वो वापस पास आ गई। लेकिन अगर आप इसको वापस पास में लेके आ रहे हो तो क्या हो रहा है, वापस से वो क्या हो रही है, जो लीव है वो दूर जा रही है। और अगर आप उसको टच कर दोगे तो देखो टच करने पर जितने भी हमारे पास में जो चार्जेस थे कंडक्शन के थ्रू क्या हो गए, उसके अंदर ट्रांसफर हो गए और वो उस पर्टिकुलर जगह पे जाकर स्टेबल हो गए। अब अगर आप इसको टच करोगे अपने हाथ से तो टच करने के बाद में क्या होगा कि वो जो चार्जेस थे वो चार्जेस आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हुए ग्राउंड में वापस चले जाएंगे और वापस से क्या हो जाएगी, ये जो हमारी लीव है न्यूट्रलाइज हो जाएगी। दैट मीन्स जब हमने एक चार्ज रोड को इस मेटल नोब के पास में लेके आए तो जब लेके आ रहे थे तो उसका जो एंगल है वो क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। और जब हमने उसको टच कर दिया तो टच करने पर क्या हो गया, जो चार्जेस उसके अंदर इंड्यूस हुए थे वो सारे चार्जेस क्या हो गए, इसके अंदर ट्रांसफर हो गए, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास में गोल्ड की लीव्स थी ये दोनों अलग अलग हो गई, राइट। मतलब कि इनके बीच में एक पर्टिकुलर एंगल बन गया। अब उसके बाद में क्या हुआ, जब हमने इसको वापस से टच किया मेटल नोब को, तो टच करने पर क्या हुआ कि इसके अंदर जितने भी चार्जेस इंड्यूस हुए थे वो हमारी बॉडी के थ्रू होते हुए वापस कहां हो गए, अर्थ में। जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं हम लोगों ने इसको ग्राउंडेड कर दिया। तो ग्राउंडेड करने पर क्या हुआ, जितने भी जो चार्जेस इसके अंदर इंड्यूस हुए थे वो क्या हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप काम करते हैं, राइट। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।